हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट 28 करेंगे। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा और जो लोग अपने चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1921 से 1951। ठीक है, भारतीय जनसांख्यिकीय अध्ययनों में 1921 से 51 की अवधि को स्थिर विकास की अवधि के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रसिद्ध रामोशी विद्रोह 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। दिए गए विकल्पों में से उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यह घटित हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिमी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध स्पेनी टॉप डिवीजन फुटबॉल लीग ला लीगा ने अपने इतिहास में पहली बार दिसंबर 2019 में एक गैर फुटबॉल खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। दिए गए विकल्पों में से उस खिलाड़ी को चिन्हित कर लीजिए। तो इसका सही विकल्प होगा आपके लिए विकल्प 4 रोहित शर्मा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 2019 में निम्नलिखित में से किसे भारत का लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया। तो इसका सही विकल्प होगा सोमा रॉय वर्मन। अगला है कि 1920 के दशक में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आत्मसम्मान आंदोलन किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु। ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा 1925 में तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन शुरू की गई थी, यानी वो क्या हो गया 20 दशक में। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। कह रहा है कि बाजार कीमतों या वर्तमान कीमतों पर मापित सकल घरेलू उत्पाद को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी रियल GDP। आगे चलते हैं। कह रहा है प्रश्न आपसे कि अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसे श्रीलंका का प्रधानमंत्री चुना गया है। तो इसका सही उत्तर होगा महिंद्रा राजपक्षे। क्वेश्चन ये रिपीटेड है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। कह रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो 36 पंक्तियों को कहा जाता है आवर्त। क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा को स्थानीय स्तर पर रेगूर मृदा कहा जाता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा जलोढ़ मृदा। काली मिट्टी को रेगूर भी कहा जाता है। वे काली कपास मिट्टी के रूप में भी जाने जाते हैं क्योंकि यह मिट्टी कपास के फसल के लिए उपयुक्त होती है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? जलोढ़ मृदा। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? जलोढ़ मृदा होगा। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि मायोपिया या निकट दृष्टि दोष नामक नेत्र रोग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा अवतल लेंस। अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपके लिए जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध धार्मिक स्तूप भारत में निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा सारनाथ उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? सारनाथ उत्तर प्रदेश। अगला है कि पंडित जसराज का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था। तो इसका सही उत्तर होगा शास्त्रीय गायन। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा राज्यों की परिषद में निम्नलिखित में से कितने सदस्य का मनोनयन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा 12। कितने को किया जाता है? 12 को। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 की मुख्य विषय वस्तु निम्नलिखित में से क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा संपत्ति निर्माण। क्या होगा? संपत्ति निर्माण। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जिसे पहले कृषि मूल्य आयोग नाम दिया गया था, इसकी स्थापना निम्नलिखित में से किस समय की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनवरी 1965। अगला है दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से किसे गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट इंक का CEO नियुक्त किया गया। आइए विकल्प को देखते हैं और इसका सही उत्तर लगाते हैं। इसका सही उत्तर होगा सुंदर पिचाई। अगला है कि संगम साहित्य का संबंध
प्राचीन और मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस भाग से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण भारत से। संगम साहित्य प्राचीन तमिल साहित्य को संदर्भित करता है और दक्षिण भारत का सबसे पुराना ज्ञात साहित्य भी है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि द बुक ऑफ गॉस्टी वुमेन नामक पुस्तक के या की लेखक या लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा हिलेरी क्लिंटन और चेल्सी क्लिंटन। अगला प्रसिद्ध हॉर्नबिल पर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल जो त्यौहार है ये नागालैंड में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि सोन नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो ये गंगा की सहायक नदी है। ठीक है। अगला है कि पॉली उमरीगर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस खेल के वर्ग में प्रदान किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा क्रिकेट। अगला है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को 20 शिवरावन समिति यानी संसद के अधिनियम 61 और 1981 द्वारा की सिफारिश पर की गई थी। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा भाग 4। क्या हो जाएगा? भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। अगला है कि भारतीय संविधान में किए गए 101वें संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका सही उत्तर होगा वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी से है। अगला है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहू पर्व मनाया जाता है? तो बिहू मनाया जाता है असम में। किस में मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। अगला, संविधान निर्माण के लिए निर्वाचित संविधान सभा की प्रथम बैठक निम्नलिखित में से कब आयोजित की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो इसका सही विकल्प होगा 2003। ठीक है। अगला, हाल ही में मार्च 2020 में सार्वजनिक क्षेत्र में 2 बैंक को ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का सार्वजनिक क्षेत्र के एक अन्य बैंक में विलय कर दिया गया। वह बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है? आपसे पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा पंजाब नेशनल बैंक। अगला प्रश्न पे चले, कह रहा है कि भारत के 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंद किशोर सिंह। अगला है कि बैडमिंटन का वर्तमान शासी निकाय कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। अगला प्रश्न है कि बीवी का मकबरा नामक एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा औरंगाबाद महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है कि पीली क्रांति का संबंध भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो इसका सही विकल्प होगा तिलहन उत्पादन से। किससे? तिलहन उत्पादन से। अगला है कि 2018 में 28वां सरस्वती सम्मान निम्नलिखित में से किसे प्राप्त किया गया था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा के शिवा रेड्डी को। क्यों? तेलुगु कवि के शिवा रेड्डी को सितंबर 2019 में पक्काकी ओटी गिलित यानी कि टर्निंग असाइड लाइटिंग क्या है लाइटिंग डाउन शीर्षक वाली कविताओं के संग्रह के लिए 2018 में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। आगे की ओर चलेंगे, कह रहा है जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा केंद्रीय वित्त मंत्री। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। MBT 1327 में करी थी। अगला है कि मानवों के रक्तचाप मापन हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा स्फिग्नोमैनोमीटर। अगला है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा गुवाहाटी असम। अगला प्रश्न पे चलेंगे और प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अपने सोंडोल नृत्य नामक लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा लद्दाख। क्या हो जाएगा? लद्दाख। अगला प्रश्न पे चले, कह रहा है कि 1854 में अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत में भेजा गया वुड्स का घोषणा यानी कि वुड डिस्पैच निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भारतीय शिक्षा से। यानी 1854 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष सर चार्ल्स वुड ने भारत के लिए शैक्षणिक प्रणाली पर एक डिस्पैच तैयार किया। आगे की ओर चले, कह रहा है कि मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल पंचमढ़ी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला
में स्थित है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मानव के पैर में पाई जाने वाली एक अस्थि का नाम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पटेला, जो घुटने का हड्डी होता है। घुटने के जोड़ के सामने स्थित एक छोटी हड्डी होती है, यानी जांग की हड्डी, फीमर और सिन बोन यानी कि टिबिया मिलती है जहाँ पे, उसी को कहते हैं पटेला। जो गोल वाला पार्ट होता है ना, टखना जिसको कहते हैं। अगला प्रश्न पे चले, कह रहा है विटामिन B12 का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा साइनोकोबालामीन। यहाँ पे सिर्फ कोबालामीन लिखा गया है, आप इसको पूरा बोल सकते हैं साइनोकोबालामीन। पानी में घुलनशील विटामिन B12 को कोबालामीन भी कहा जाता है। आगे की ओर चलेंगे, अगला प्रश्न पे कह रहा मानव आमाशय में उत्पन्न होने वाला निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल भोजन के पाचन में सहायक होता है, तो इसका सही उत्तर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि HCl कह सकते हैं, इसे HCl भी कहते हैं। इसका संकेत रासायनिक नाम कह रहा है कि पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार की नियुक्ति 21 अगस्त 2020 को किस पद पर की गई, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा चुनाव आयुक्त। अगला, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध मोपला विद्रोह निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था, तो ये केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में। अगला, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाने से संबंधित प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितने में है? 61 में है भाई। किस में है? 61 में है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रारंभ किया था, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 8 अगस्त 1942 को। आगे की ओर चलेंगे, अगला प्रश्न पे प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? अटलांटिक महासागर के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर, जो दुनिया का सबसे बड़ा महासागरीय वेसिन है, कौन? अटलांटिक महासागर। यहाँ पे होना चाहिए अटलांटिक महासागर, विकल्प 2 होगा। आप इसको सुधार कर सकते हैं, क्या कर लीजिएगा, ऑप्शन में जो दिया गया है वहाँ पे आंसर की में, माफ कीजिएगा आंसर की में, वहाँ पे इसको सुधार कर लीजिएगा, वहाँ पे 1 है ये, लेकिन इसका सही उत्तर अटलांटिक महासागर होगा। क्या हो जाएगा? अटलांटिक महासागर इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के युग के दौरान एक प्रसिद्ध बंदरगाह था, तो इसका सही विकल्प होगा क्या? इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका लोथल। क्या हो जाएगा? लोथल। और एक और क्वेश्चंस को हम क्लियर करना चाहेंगे, वो जो मृदा वाला क्वेश्चन था ना, काली मिट्टी को रेगूर भी कहा जाता है, तो वहाँ ऑप्शन 1 में काली कपाशी मिट्टी था, तो उसको क्या कर लीजिएगा, एक ये ऑप्शन लगाइएगा, विकल्प 3 को मत लगाइएगा। जलोढ़ मृदा हम लगा दिए थे, इसको ठीक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। विकल्प को घुमाने, मतलब आकृति को घुमाने की अनुमति आपको नहीं दी गई है विकल्प में जो है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसका सही विकल्प 1 ही आएंगे। क्या आ जाएंगे? विकल्प 1 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न आपसे कह क्या रहा है, चलिए कहते हैं प्रश्न को कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो मुड़ा हुआ होने पर कागज की दी गई शीट से निर्मित बॉक्स के समान है। तो यहाँ पे देख लीजिए किसके विपरीत कौन होगा। ये जोड़ वाला जो बॉक्स है ना, उसके विपरीत गुना वाला होगा, ये गुना वाला। ठीक है, ये घटाव वाला होगा ना, उसके विपरीत क्या हो जाएगा? ऑब्लिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्लिक। ठीक है, ऑब्लिक हो जाएगा। ठीक है, ये जो है खाली वाला बॉक्स, इसके सामने क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। तो आपको पूछा क्या है कि निर्मित बॉक्स के समान कौन सा होगा, आइए विकल्प में लगा दीजिए, इसका सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि कौन सी विकल्प आकृति निम्नांकित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। ध्यान से कीजिएगा, इसका सही उत्तर विकल्प 1 होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प 2। अगला प्रश्न है कि उस वेनारेख का चयन कीजिए जो निम्नांकित वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करता है। तो यहाँ पे हिरन है और शाकभक्षी और चीता है, तो इसमें हिरन हो गया, इसमें शाकभक्षी हो गया और इसमें चीता हो गया, यानी इसका अलग हो जाएगा, विकल्प 3 सही होगा इसका। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार
से एक समान है और एक भिन्न है, उस भिन्न आकृति का आप चयन कर लीजिए। तो आकृति एक को अगर छोड़ दे तो अन्य सभी आकृतियों में प्रत्येक भुजा पर एक कर्व है, लेकिन आकृति एक में निचली भुजा पर 2 कर्व है, आप देख पा रहे होंगे। आगे की ओर चलेंगे, अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इस जो नीचे लिखा गया है इसको हम बड़े रूप में लिख लेंगे। 3 है, 15 है और क्या है 30 है। ठीक है, कितने हैं 30 है, 46 है, 75 है और 115 है और कितना है 186 और कितने हैं 286। 186 और 286 अगला पूछा है। डिफरेंस चेक करेंगे तो यहाँ 12 का होगा, यहाँ 15 का होगा, यहाँ कितने का हो जाएगा 16 का, यहाँ कितने का होगा 29 का, यहाँ कितने का होगा 40 का हो जाएगा और यहाँ कितने का हो जाएगा 71 का और यहाँ डिफरेंस कितने का हो जाएगा 100 का होगा। कितने का होगा 100 का। फिर इसका डिफरेंस चेक कर लेंगे, सभी का डिफरेंस चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा। यहाँ पे पहले का डिफरेंस चेक करें तो 3 का, इसमें 1 का डिफरेंस, इसमें कितने का डिफरेंस 13 का आ जाएगा। फिर यहाँ पे डिफरेंस चेक करेंगे 11 का, फिर यहाँ 31 का, फिर यहाँ पे कितने का 29 का आ जाएगा। ठीक है, फिर इसका डिफरेंस चेक कर लेंगे, किसका, इसका डिफरेंस चेक करेंगे तो यहाँ 2 + 2 का डिफरेंस आएगा, फिर यहाँ 12 का डिफरेंस, फिर इसके बाद कितने का -2 का डिफरेंस आएगा, फिर यहाँ पे कितने का, यहाँ पे आ जाएगा 20 का, कितने का डिफरेंस 20 का डिफरेंस आएगा। फिर अगले स्टेप पे चलिएगा तो 28 का। ठीक है, उसके बाद अल्टरनेट करिएगा तो +8 आ जाएंगे और इसमें जोड़ते चलिएगा। क्या करते चलिएगा, जोड़ते चलिएगा। जैसे मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ 28 का आया था ना, ये 28 को जोड़ दीजिए इसमें तो ये अगले में क्या आ जाएंगे 57 और ये 57 यहाँ कीजिएगा तो 157 आएगा और 286 में 157 जोड़ दीजिएगा 443 आ जाएंगे, जो विकल्प किसमें है 3 में निहित है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न कह रहा है आपसे कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो संबंध दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। तो यहाँ पे हम इस प्रश्न को करेंगे, 42 गुने कर देंगे कितने 2 और प्लस कर देंगे 8, हमें मिल जाएंगे 92। फिर उसी प्रकार से 72 गुने 2 और +8 कर देंगे, अगला संख्या हमको 152 मिल जाएगा जो विकल्प 1 में है। अगला प्रश्न पे चले। कह रहा है यहाँ पे प्रश्न, इस प्रश्न को करने के लिए हम अल्टरनेट चलेंगे। जैसे 7 है, 20 है, 20 के बाद 70 पे जाएंगे, 70 के बाद यहाँ आ जाएंगे, उसके बाद अगला संख्या पे हम जाएंगे। जैसे यहाँ पे 11, 35, 133 और यहाँ पे अगला संख्या जो आएगा। अब यहाँ पे हम करेंगे तो डिफरेंस ऊपर वाला का कितने का 24 का, फिर डिफरेंस कितने का 98 का, फिर डिफरेंस कितने का आएगा, फिर आ जाएगा 394 का। 394 का डिफरेंस क्यों आएगा हम आपको बताएंगे आगे चलकर। फिर यहाँ डिफरेंस चेक कीजिए तो 74 का आएगा, कितने का आएगा 74 का, और फिर अगले में डिफरेंस चेक कीजिएगा तो 296 का आएगा और ये दोनों में 4 से गुना करिएगा, 74 में 4 से गुना कीजिएगा तो आपको मिलेंगे 296। कितने मिलेंगे 296, इसको इसमें ऐड करा दीजिएगा, आपको मिल जाएंगे 527 जो विकल्प 1 में है। आगे की ओर चले। अगला प्रश्न पे कह रहा है कि समान रूप से ज्ञात तथ्यों पर ध्यान न देते हुए निम्नांकित कथनों को पढ़े और फिर दिए गए 4 विकल्पों में से उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए कथनों का सही निरूपण करता है। कह रहा है कि कुछ नाव जो है कार है, ये नाव जो है ना ये कार हो गया। ठीक है, चलिए कह रहा है कि सभी कार खिलौने हैं, सभी कार क्या है खिलौने हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सभी कार को खिलौने, ऐसा बना सकते हैं क्या। तो ये बोट हो गया, ये कार था और सभी क्या था टॉय हो गया। तो इसका सही विकल्प तो 4 दिख रहा है हमें। क्या दिख रहा है, इसका सही उत्तर 4 होगा। अगला है कि नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है, उस भिन्न विकल्प का चयन कर लीजिए। तो पालक को छोड़कर अन्य सभी क्या है, अन्य सभी जो है रूपांतरित जड़ या तना है तथा ये जमीन के अंदर उगते हैं। पालक एक पत्तीदार सब्जी है, आपको पता चल गया होगा। कह रहा है कि कागज को, अगला प्रश्न कि कागज को निम्नांकित चित्र के अनुसार मोड़ा और काटा गया है, इस कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। ध्यान से देखिएगा तो पहले ऊपर की ओर खोलिएगा एक पार्ट और उसके बाद फिर ऊपर खोलिएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये पूरा पार्ट है ना। तो ये यहाँ पे बन जाएगा एक ऐसा वाला त्रिभुज, एक ऐसा वाला त्रिभुज। फिर इसको खोलिएगा ना ये त्रिभुज को, तो फिर क्या यहीं पे एक और बनेगा, 4 पार्ट में है ना,
तो एक यहाँ पे बन जाएगा, फिर यहाँ से एक ऊपर ऐसे बनेगा, फिर यहाँ से एक ऊपर ऐसे बनेगा, फिर ऊपर से एक इधर मुड़ेगा, फिर ऊपर से एक इधर मुड़ जाएगा। ऐसा विकल्प कौन सा है आकर आगे देखिए। तो इसका सही विकल्प जो है विकल्प 4 है। अगला है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसका आकृति सी से वही संबंध है जो संबंध आकृति बी का ए से है। ध्यान दीजिए, आकृति ए से आकृति बी में संपूर्ण डिजाइन जो है 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। त्रिभुज क्या है, उद्वारता पलट जाता है तथा वर्ग से संलग्न छोटी डिजाइन के स्थान पर एक नई डिजाइन आ जाती है। तो इसका सही विकल्प आइए लगा देते हैं, क्या हो जाएगा, विकल्प 4। अगला प्रश्न पे चले, कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति में पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ध्यान से कीजिएगा, इसका सही उत्तर विकल्प 1 आएंगे। क्या आ जाएंगे, विकल्प 1। अगला प्रश्न पे चले, कह रहा है निम्नलिखित 4 आकृतियों में से तीन एक निश्चित प्रकार से समान है और क्या है, एक भिन्न है। उस भिन्न आकृति का चयन कर लीजिए। तो आकृति 1 को अगर आप छोड़ दें तो अन्य सभी आकृति में अंदर वाली डिजाइन तथा बाहर वाली डिजाइन मुख्य डिजाइन की 2 अलग अलग भुजाओं के सन्निकट है। लेकिन इसमें क्या है कि दोनों भुजा एक साथ ही क्या है, निकट हो रहा है। इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें भी अलग है, इसमें अलग, इसमें भी अलग है। तो सन्निकट कौन हो गया, सबसे अधिक निकट ये विकल्प 1 ही हो गया। अगला है कि उस समुच्च का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो संबंध नीचे दिए गए समुच्च की संख्याओं के मध्य है। तो यहाँ पे हम पहले वाले को कर ले तो 2 + 6 कर दे ये 26 को, तो क्या मिल जाएंगे हमें, अगली संख्या 8 मिल जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे 26 माइनस हम कर देंगे कितने, 8, तो हमें क्या मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 18, और 18 में हम 2 से गुना कर दे तो कितना हो जाएगा, 36। सेम इसी प्रकार से विकल्प 1 को कर ले, किसको कर ले, विकल्प 1 को कर ले। तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए कितना, 3 + 3 कर ले विकल्प 1 को, 3 + 3 तो हमें 6 मिल गया। फिर 33 में से 6 घटा देंगे 27, और 27 में 2 से गुना करा दे हमें अगला संख्या 54 मिल गया। यानी विकल्प जो है इसका कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प 1। अगला है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका आकृति सी से वही संबंध है जो संबंध आकृति बी का आकृति ए से है। तो यहाँ पे देखिए, आकृति ए से आकृति बी में ऊपर दाएं स्थित, ऊपर कौन से, दाएं स्थित ये वाला जो डिजाइन है, टीवी आ गया क्या, इसमें दूसरे वाला भी आ गया, ये दाएं वाला जो डिजाइन है, ये क्या हो रहा है कि 90 डिग्री वामावर्त घूमने के बाद मध्य स्थान में चली जाती है। अन्य 3 डिजाइन निश्चित घूर्णन के बाद वामावर्त दिशा में एक एक चरण आगे बढ़ता है तथा ऊपर दाएं कोने में एक नई डिजाइन आ जाती है। जो डिजाइन निचले बाएं कोने में जाती है वह 135 डिग्री वामावर्त घूमती है। जो डिजाइन निचले दाएं कोने में जाती है वह 90 डिग्री घूमती है। ठीक है, मेरे बातों को ध्यान से और गौर से सुनिएगा, प्रश्न हल करने में बहुत आसानी होगा। जबकि जो डिजाइन ऊपर दाएं कोने में है, क्या है, ये जो ऊपर दाएं कोने में है ये क्या कर रहा है कि 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाती है। तो इसका सही विकल्प क्या होना चाहिए, विकल्प 1 ही सही होगा। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे कह रहा है कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई, 3 दर्शाने वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी। 3 वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पे आपसे बोला गया है, तो हम क्या कर लेंगे, किसी 2 को पासे को कॉमन कर ले। जैसे मेरा कहने का मतलब कॉमन करने का जरूरत तब नहीं होता जब पासा अधिक हो, 2 से अधिक हो तो क्या हो जाएगा, इसका अलग ही कुछ मामला बन जाता है। जैसे 2 से हम ये 2 को काट दिए, 4 से 4 को काट दिए, 3 का विपरीत 6 आ गया, विकल्प 4 सही हो गया आसानी पूर्वक। अगला प्रश्न पे चले, कह रहा है कि यदि सिंटेक्स को इतना इतना के रूप में और मोल्ड को इतना इतना के रूप में कोडित किया जाता है तो डिजाइन को कैसे कोडित किया जाएगा। वही वाला तरीका अपनाइए। जैसे यहाँ पे हम पहले का करके दिखा देते, SYNTAX है, यही है ना, ज़्यादा छोटा बड़ा हो गया। यहाँ पे देखिए S हो गया, Y हो गया, N हो गया, T हो गया, A हो गया और X हो गया, है ना। सभी का मान जो है 27 में से हम घटाएंगे, क्या करेंगे, 27 में से। और स्वर्ण वाला को क्या करेंगे, घटाएंगे, ये सॉरी माफ कीजिएगा, वॉवेल स्वर्ण वाला को क्या कर लेंगे, सेम छोड़ देंगे। जैसे AEIOU, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5। कोड को याद रखिएगा AEIOU वाला का। जो वॉवेल है उसको वैसे ही छोड़ देना है और जो कॉन्सोनेंट है उसको सिर्फ 27 में से घटा लेना है।
क्या कर लेना है, 27 में से घटा लेना है। तो यहाँ पे देखिए s का स्थानीय मान 19 आता है, तो 27 में से 19 को हम घटा ले तो हमें मिल जाएंगे 8। जो आपको पता चल रहा है अब ये कैसे हो रहा है। अब y का स्थानीय मान कितना होता है, y का स्थानीय मान 25 होता है, तो 27 में से 25 को घटाएंगे 2 आ गया। फिर n का स्थानीय मान को घटाएंगे 27 में से तो 14, अगला क्या आ गया, 13 आ गया। ठीक है, वो संख्या पूरा हो रहा है जो हम कह रहे थे। अब t का स्थानीय मान कितना होता है, 20, 27 में से कितने को, 20 को घटाएंगे 7 आ जाएंगे। अब a का स्थानीय मान बावल वाला एक ही है तो एक को वैसे ही छोड़ देना है। फिर x का कर लेना है, तो x का कितना, 27 में से घटा लेंगे कितना, माइनस कर लीजिए आप 24, तो आ जाएंगे 3। ऐसे ही करके इसका सही उत्तर निकाल सकते हैं आप। इसका सही उत्तर होगा डिजाइन का विकल्प 1। करके देखिएगा आप लोग खुद से, क्योंकि आप यहाँ सीखने आए हैं। अगर हर प्रश्न को हम फुल डिटेल देते रहें तो फिर आप सीखोगे क्या, है ना। हिंट दे देते हैं, आप करते रहना और बेहतर रूप से करना। और हर क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चन ना है ना, उसको बार बार बनाने का कोशिश कीजिएगा आप लोग, ताकि आप बेहतर स्कोर एग्जाम्स में कर सके, ऐसा मेरा उम्मीद है आपसे। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न आकृति में पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ध्यान से देखिएगा, तो ये पहले इसको पूरा करेगा, इस वाले लाइन को, फिर इसको पूरा करेगा, किसको, इसको पूरा करेगा यहाँ पे, और ये वाला पार्ट को थोड़ा और डार्क करके, और क्या कर लेगा, ये यहाँ एक और वाला, ये जो कर्व है इसको कर्व घुमाएगा, ये कर्व को पूरा करेगा, एक नया कर्व आएगा। ऐसा कौन से विकल्प में है जो हम बनाए हैं, तो देख लीजिए ऐसा विकल्प 3 में है। अगला है कि मोतियाबिंद का आंख से वही संबंध है जो संबंध छाजन का डैश से है, तो छाजन का हो जाएगा त्वचा से। किससे हो जाएगा, त्वचा से। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है यदि दर्पण को दिए गए संयोजन के दाईं ओर रखा जाए, मतलब यहाँ रखा जाए, तो दर्पण में निर्मित सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। ये आर जो है ऐसे घूम जाएगा, ई ऐसे घूमेगा, टी ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, सी ऐसे, आर में ए में कोई परिवर्तन नहीं, फिर आर वैसे ऐसे घूमेगा, फिर ए में कोई परिवर्तन नहीं, एच में कोई परिवर्तन नहीं, सी ऐसा हो जाएगा। यानी विकल्प 3 देख लीजिए, मिलाकर सही उत्तर हो जाएंगे। अगला है कि कौन सी विकल्प आकृति निम्नांकित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो प्रत्येक अगली आकृति में दोनों डिजाइन परस्पर स्थान परिवर्तित करती है। ये जो डिजाइन है ये क्या कर रही है, स्थान परिवर्तित कर, और जो डिजाइन निचले बाएं कोने में जाती है वह उद्वारता पलटने के बाद बड़ी हो जाती है, जबकि जो डिजाइन ऊपर दाएं कोने में जाती है वह एक नई डिजाइन द्वारा प्रस्थापित हो जाती है। तो इसका सही विकल्प 2 होगा। आप करके देखें। कह रहा है प्रश्न के दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए। तो बदल दीजिए आप 3 वाले को, जहां पे घटाव का चिन्ह है भाग लगा दीजिए, जहां भाग का चिन्ह है घटाव कर दीजिए, 400 बराबर 400 आ जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक टूरिस्ट मिनी बस नागपुर से शिरडी बिना रुके उसने पहली बार 50 मील की दूरी 25 माइल पर आवर की औसत गति से तय की। यदि बस की संपूर्ण औसत गति 45 माइल पर आवर थी तो शेष 130 मील के लिए इसकी गति माइल पर आवर में कितनी थी। तो कुल दूरी बराबर निकाल लेंगे, टोटल डिस्टेंस टीडी बराबर कर लेंगे डेट यहाँ पे 50 प्लस 130 मील यानी कि कितना, 180 मील हो गया। 180 मील हम एम से कर देते हैं डिनोटी से। अब 180 मील की दूरी तय करने में लगा कुल समय यानी कि 180/45 कर लेंगे, मिल जाएंगे हमें 4 घंटे। कितने मिल जाएंगे, 4 घंटे। अब आप कॉपी पे लिखिए या फिर ध्यान से सुनिए। टूरिस्ट मिनी बस 50 मील की दूरी 2 घंटे में तय की तथा शेष 130 मील की दूरी भी 2 घंटे में तय की। तो 130/2 कर लेंगे तो हमें 65 आ जाएंगे माइल पर आवर, यानी विकल्प 1 इसका सही हो जाएगा। अगला है, इस प्रश्न को आप खुद कर सकते हैं, इसका सही उत्तर आएगा 4/9। अगला प्रश्न पे चले। कह रहा यदि 46 और 48 की धनराशि 3 भागों में इस प्रकार बांटी जाती है कि पहले भाग का 4 गुना, दूसरे भाग के 5 गुने और तीसरे भाग के 7 गुने के बराबर होता है, तो दूसरे और तीसरे भाग के बीच कितना अंतर है आपसे पूछा है। तो मान लीजिए कि 3 भाग क्रमशः क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, y हो जाएगा और z हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 4x बराबर 5y और बराबर 7z लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप प्रश्न को कैसे कीजिएगा, x/5 × 7 से बराबर y बटा कितने लिखिएगा, 4 × 7। ठीक है, और बराबर z बटा क्या लिखिएगा, 4 × 5। अब इसको आगे बढ़ाइएगा,
तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे इसको आगे बढ़ाइएगा तो हो जाएगा x बटा 35, क्या हो जाएगा 35 और बराबर y बटा 7 चौके 28 और यहाँ पे आ जाएगा z बटा 5 चौके 20। ठीक है, अब ये इसको रेशियो पे फिट कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं रेशियो पे फिट, ये x का हो गया, ये y का, ये z का, क्या हो गया 35 रेशियो यहाँ पे कर दीजिए y का कितना हो जाएगा 28 और इसका कितना हो जाएगा 20। अब यहाँ पे अनुपातिक योग कीजिए, 35 28 20 को जोड़ दीजिएगा, आपको मिलेंगे 83। तो दूसरे एवं तीसरे का अंतर निकालने के लिए क्या कीजिएगा 28 माइनस 20 बटा 83, अनुपातिक योग कितना आया था 83 और गुणे लिख दीजिए 4648। काटपीट मचाइएगा तो आपको मिलेंगे कितना, जैसे 8 बटा 83 होगा इसका और गुना हो जाएगा आपका 4648, कितने हो जाएंगे 4648। ठीक है, यहाँ से काटिएगा आपको मिलेंगे 448 जो विकल्प एक में निहित है। अगला प्रश्न पे चलेंगे, कह रहा है कि रेणु किसी सामान पर लागत मूल्य से 36.5 रुपए ज्यादा मूल्य अंकित करती है। जब वह अंकित मूल्य पर 36% छूट देकर बेचती है तो उसे 20% की हानि होती है। उस सामान का लागत मूल्य क्या होगा। इस सामान का आपसे लागत मूल्य पूछा है, क्या पूछा है आपसे, लागत मूल्य पूछा है। ठीक है, हम यहाँ पे इसको रख देते हैं ताकि आपको नीचे बेहतर रूप से सॉल्यूशन दे सके। तो यहाँ पे लिखिए वस्तु का लागत मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, वस्तु का अंकित मूल्य बराबर हो जाएगा x प्लस 36.50 हो जाएगा ना 50 रुपए। प्रश्न से कीजिएगा तो क्या होगा x प्लस 36.50 और गुना हो जाएगा 100 माइनस कितना 36 और बराबर में लिख दीजिएगा, बराबर में यहाँ पे x गुने क्या, x गुने आप लिख सकते हैं क्या 80%, कितने प्रतिशत 80%। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको आएंगे क्या x प्लस 36.5 और गुने का, यहाँ पे गुने का लिखिएगा 64, यहाँ पे गुने का हो जाएगा 64 और बराबर हो जाएगा 80x, क्या हो जाएगा 80x। अब आइए अगले स्टेप पे इसे करें तो होगा क्या 80x को 80x माइनस कर देंगे 64x, यानी समजात को एक साथ करेंगे तो 80x माइनस 64x और यहाँ पे हो जाएगा 36.5 और गुने 64। इधर एक समजात जो है समान जाति वाला, इसमें x नहीं लगा हुआ है तो एक साइड, जो x लगा हुआ था एक साइड घटाएंगे 80 में से 64 तो 16x आ जाएंगे और बराबर 36.5 गुने 64। ठीक है, तो यहाँ पे हम x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 36.5 और गुने 64 बटा 16। ठीक है, तो 16 चौके 64 गुना करा दीजिए 146 मिल गए, कितना मिल गया 146 कहीं दिख रहा है विकल्प 2 में। आगे की ओर चलेंगे, अगला प्रश्न पे कह रहा है पाइप ए टैंक भरने वाला पाइप है जबकि बी और सी टैंक खाली करने वाले पाइप है। पाइप ए अकेले एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है और पाइप सी अकेले पूरा टैंक 24 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक 40 घंटे में पूरी तरह से भर जाता है। पाइप बी अकेले टैंक के 2/3 भाग को कितने घंटे में खाली कर सकता है। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, कॉपी कलम को उठाइए और जो बोलते हैं उसको लिखिए आप। माना पाइप बी अकेले टंकी को 1 घंटे में खाली करता है। पाइप बी जो है कितने घंटे में खाली करता है 1 घंटे में, कितने घंटे में 1 घंटे में, यहाँ ऊपर माइनस लगा दिए हैं। ठीक है, 1 घंटे में। ठीक है, तो अब प्रश्न से अगर कीजिएगा तो जब तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं तब 1 घंटे में टंकी द्वारा भरा गया भाग क्या हो जाएगा 1/40 हो जाएगा, यानी A प्लस बी प्लस सी तीनों को एक साथ अगर खोले तो 1/40 होंगे ना। तो यहाँ पे आप लिखिएगा क्या 1/10 माइनस 1/100 और माइनस 1/24 जैसा कि ये प्रश्न में बोला है और बराबर हो जाएगा 1/40। ठीक है, अब आइए इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा अगले स्टेप पे 1/x बराबर क्या होगा 1/10 और माइनस हो जाएगा 1/24 और माइनस होगा 1/40। ये सभी का एलसीएम कीजिएगा आपको मिलेंगे 120, यानी कि कितने बराबर 12 दहाँ 120, तो यहाँ 12 हो गया माइनस 24 बचे 120 और फिर माइनस 40 तिया 120, यानी घटाइएगा तो हो जाएगा कितना 4/120, यानी 4 एकम 4 और 30 चौके 120, यानी कि 1 बटा हो जाएगा 30। ठीक है,
तो ये x बराबर कितने आ गया, 30 घंटा आ गया। तो b द्वारा टंकी को खाली करने में लगा समय, नल b द्वारा टंकी के 3/5 भाग को खाली करने में लगा समय बराबर निकालेंगे तो होगा क्या, 2/3 गुने 30। तो 3×3 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 20 घंटे लग जाएंगे, विकल्प 4 सही। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि एक वृत्ताकार उद्यान का क्षेत्रफल ऐसे त्रिभुजाकार मैदान के क्षेत्रफल के 11/15 भाग के बराबर है, जिसकी भुजाएं 80 मीटर, 84 मीटर और 116 मीटर है। उस उद्यान का परिमाप मीटर में क्या है, पाई का मान आप 22/7 मान सकते हैं। तो आप लिखेंगे कि त्रिभुजाकार मैदान की जो भुजाएं हैं कितना हो जाएगा, 80 84 एवं कितना हो जाएगा, 116 मीटर। कितने, 116 मीटर। तो हम लिख सकते हैं 80 का स्क्वायर प्लस 84 का स्क्वायर बराबर 116 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। तो त्रिभुजाकार मैदान जो है ये क्या है, समकोणीय है। तो इस मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने क्या होगा, ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे बराबर में कितना आ जाएगा, हमें 3660, कितना आएगा, 3660 आ जाएंगे। तो वृत्ताकार उद्यान का क्षेत्रफल निकाल लेंगे यहाँ से। तो वृत्ताकार उद्यान का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे 11/5 गुने 3660। ठीक है, कितने, 3660। यहाँ से काटपीट मचाइएगा तो 2464 आएंगे। कितने आएंगे, 2464। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर बराबर, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल था ना, तो पाई आर स्क्वायर बराबर कितना मिला हमें, 2464। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22/7 और गुने का आर स्क्वायर बराबर 2464। ठीक है, 2464। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2464 और गुने 7 और बटा में 22, काटपीट मचाइएगा 784 आएंगे। कितने आएंगे, 784। तो यहाँ पे आर बराबर है, आर स्क्वायर बराबर आया था ना 784, तो आर बराबर हो जाएगा √784। बाहर निकालिएगा 28 मीटर आएंगे। कितने आएंगे, 28 मीटर। तो वृत्ताकार उद्यान की परिधि निकालेंगे, परिधि बराबर क्या होता है, 2πr। तो लिखेंगे 2 गुने 22/7 और गुने 28, काटपीट मचाइएगा 7 चौके 28, गुना करा दीजिए 176, जो विकल्प 2 में है। अगला प्रश्न पे चले। करें कि बेलन की आकृति वाली एक बाल्टी की त्रिज्या 96 सेंटीमीटर और ऊंचाई 54 सेंटीमीटर है, जिसमें बालू भरी गई है। बाल्टी को जमीन पर खाली किया जाता है और 1 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले शंक्वाकार ढेर का निर्माण होता है। यदि उस ढेर की ऊंचाई 72 सेंटीमीटर है तो x का मान पूछा है। तो आप लिखेंगे कॉपी पे कि बेलनाकार बाल्टी में बालू का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा। तो हम क्या लिखेंगे, इसके बराबर पाई गुने 96 गुने आर स्क्वायर था ना, तो 96 गुने 96 लिखेंगे और गुने 54 लिख देंगे। हाइट कितना था इसका, 54 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो शंक्वाकार ढेर का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, लिखिएगा शंक्वाकार ढेर का आयतन बराबर लिखिएगा क्या, पाई गुने 96 गुने 96 और गुने 54 घन सेंटीमीटर है ना। तो आइए यहाँ पे इसको करेंगे। शंक्वाकार ढेर का आयतन बराबर लिखिएगा 3 पाई r1 स्क्वायर h1 बराबर पाई गुने कितना हो जाएगा, 96 गुने 96 और गुने 54 होगा ना, 54। अब इसको अगले स्टेप पे करेंगे सॉल्व। तो क्या हो जाएगा, 1/3 गुने क्या होगा, 1/3 गुने एक्स स्क्वायर गुने कितना 72 और बराबर 96 गुने 96 और गुने कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो हम यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो लिखेंगे हम 96 गुने 96 और गुने 54 गुने 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 54 गुने 3 और बटा में कर देंगे 72। काटपीट मचाइएगा 20,736 आएंगे। ये आया किसके बराबर, एक्स स्क्वायर के बराबर आया। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, √20,736। बाहर निकालेंगे 144 का ये वर्ग हो जाएगा। तो विकल्प 3 सही। आगे की ओर चले। करेगी कोई धनराशि 3 वर्षों में 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 37,044 रुपये हो जाती है। यदि वही धनराशि 2 वर्षों में 15% प्रति वर्ष 8 माह वाली चक्रवृद्धि ब्याज दर पर बढ़कर 100 रुपये हो जाती है तो x का मान रुपए में आपसे पूछा है। तो मान लीजिए कि मूलधन बराबर p है, तो a बराबर फार्मूला क्या होता है, p × 1 +
r/100 का पावर t होता है ना। अब इस पे कीजिएगा तो 37,044 और बराबर क्या आ जाएगा p इंटू 1 + 5। r कितना था 5 ही वर्ष था ना। अब यहाँ पे बटा में 100 और समय कितना था 3 वर्ष, तो 3। ठीक है, इसको आगे ले चलेंगे तो क्या हो जाएगा 37,044 बराबर p इंटू 1 + 1/20 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमें 37,044 और बराबर में p गुने 21/20 और गुने 21/20 और गुने 21/20। ठीक है, क्यू था इसलिए 21/20 होगा। ठीक है, अब हम p बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 37,044 और गुने 20 ये 20 है और गुने का क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20 और बटा में हो जाएगा आपका 21 गुने 21। ठीक है, 21। आगे की ओर चले, अगले स्टेप पे इसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर से लिख देते हैं p बराबर 37,044 यही था ना गुने 20 और गुने 20 था, यही नीचे लिखे थे ना हम। और बटा में क्या था 21 गुने 21। काटपीट में चाहिएगा तो 32,000 रुपये आएंगे। कितने आएंगे 32,000 रुपये। अब दूसरी स्थिति में दर बराबर 2/3 गुने 15 कर ले, r बराबर 2/3 गुने 15 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 5 या 15 यानी 10% प्रति 8 माह पर। तो समय बराबर t बराबर निकालेंगे 24/8 यानी 8×3 = 24, 3 अष्टमास आएंगे। अब यहाँ से हम मिश्रधन निकाल देंगे। क्या कर देंगे मिश्रधन, ये बेसिक रूप से प्रश्न को इसलिए कराते हैं कि तो आपका हर डाउट क्लियर हो जाए। तो मिश्रधन बराबर निकालेंगे 32,000 इंटू 1 + 10 और बटा में क्या हो जाएगा 100 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे लिखिए 32,000 और गुने का क्या 11/10, इसे सॉल्व कीजिएगा तो और फिर क्या होगा गुने 11/10 और गुने हो जाएगा क्या फिर से 11/10। अब इसको काटपीट में चाहिए 42,592 आएंगे, जो विकल्प किस में निहित है 2 में निहित है। अगला प्रश्न पे चले, कह रहा है कि किसी वस्तु का मूल्य प्रति 10% कम हो जाता है, प्रति वर्ष क्या होता है 10% कम हो जाता है यदि चौथे और 5वें वर्ष के अंत में इसके मूल्य के बीच अंतर 52.65 रुपए है तो दूसरे वर्ष के अंत में इसके मूल्य का 90% कितने हो जाएंगे। 90% कितना होगा, आपसे इतना सा बात पूछ लिया है। ठीक है, तो मान लीजिए वस्तु का जो मूल्य होगा आरंभिक मूल्य क्या हो जाएगा p हो जाएगा। फिर a बराबर फॉर्मूला क्या होता है p इंटू 1 - r/100 और इसका पावर t, वहां प्लस था यहाँ माइनस था, इतना सा बात है। तो चौथे एवं 5वें वर्ष के मूल्यों का अंतर बराबर कितना है 52.65 है। तो हम लिख लेंगे a4 - a5 बराबर 52.65 लिख सकते हैं। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा क्या p इंटू 1 - 100 का पावर 100/10 और पावर हो जाएगा 4 माइनस क्या होगा p इंटू 1 - 110/100 का पावर 100 का पावर 5 और इक्वल में लिख लीजिए बराबर में 52.65। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से कीजिएगा तो p इंटू 1 - 1/10 का पावर 4 और माइनस लिखेंगे p इंटू 1 - 1/10 का पावर 5 और इक्वल में लिखेंगे क्या 52.65। ठीक है, आगे चले अगला स्टेप पे, यहाँ पे अगला स्टेप पे करना है प्रश्न को, हम आगे प्रश्न पे ही चले आए कोई नहीं। यहाँ से लिखेंगे p इंटू क्या बड़ी ब्रैकेट के अंदर 9/10 का पावर क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस का होगा 9/10 इसका पावर 5 और बड़ी ब्रैकेट बंद और बराबर में लिखेंगे 52.65। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगले स्टेप पे तो क्या हो जाएगा p इंटू 9/10 का पावर 4 इंटू 1 - 9/10 और बराबर हो जाएगा 52.65। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगले स्टेप पे तो क्या हो जाएगा अगले स्टेप पे p इंटू
9/10 का पावर 4 मल्टीप्लाई कीजिएगा 1/10 से और इक्वल लिखिएगा 52.65। ठीक है, तो P बराबर क्या हो जाएगा 52.65 गुने कितना 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यही है ना, यही होगा 1 लाख होगा, माफ कीजिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1 लाख होगा। अब गुना कीजिएगा 9 गुने 9 काटपीट में चाहिएगा, यहाँ से आपको मिलेंगे 65,000/81। कितने मिलेंगे 65,000/81। तो दूसरे वर्ष के अंत में वस्तु का मूल्य निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 65,000। ये पेचीदा क्वेश्चन ऐसा एग्जाम्स में लेना, तो पहले आप स्किप करके आगे बढ़ जाएं। अब यहाँ पे देखिए 65,000/81 इंटू 1 - 10 का बटा 100 और पावर में क्या हो जाएगा ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे 65, यहाँ पे बड़ा हो गया। अब अगले स्टेप पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे अगले स्टेप पे 65,000 और इंटू में लिखेंगे, बटा में लिखेंगे 81 और इंटू में लिखेंगे 1 - 1/10 का स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 65,000, ठीक है, बटा में 81 और गुने कर देंगे 9/10 गुने 9/10। काटिएगा यहाँ से 650 रुपये आएंगे। तो 650 रुपये का 90% निकालना है। तो क्या हो जाएगा 650 रुपये का 90%, 650 गुने 90/100 कर लेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी आ कितने जाएंगे गुना कीजिएगा तो 585 जो विकल्प 1 में है। अगले प्रश्न पे चले, कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 72.8 है, पहली 6 संख्याओं का औसत 88.5 तथा अंतिम 5 संख्याओं का औसत 64.4 है। यदि छठवीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ छठवीं संख्या बराबर लिखिएगा 6 गुने 88.5 और प्लस 5 गुने 64.4 और माइनस कर दीजिएगा 10 गुने 72.8। ठीक है, 72.8। तो आ कितने जाएंगे आपका 531 प्लस 322 और माइनस आ जाएगा 728, बराबर कीजिएगा 125 आएंगे सॉल्व करने पे। अब छठी संख्या को हटाने के बाद शेष 9 संख्या का औसत निकालेंगे। कितने का शेष 9 संख्या का, तो क्या हो जाएगा 72.8 गुने 10 और माइनस हो जाएगा 125/9। काटपीट में चाहिएगा तो आएंगे यहाँ से गुना और घटाव कीजिएगा तो 103/9 आएगा। काटिएगा तो 67 आ जाएंगे जो विकल्प 2 में है। अगला प्रश्न पे चले, कह रहा है कि एक विभाजन क्रिया में भाजक भागफल का 14 गुना और शेषफल का 7 गुना है। यदि शेषफल 34 है तो भाज्य क्या होगा। तो भाजक बराबर भागफल गुने 14 लिख लीजिए। क्या कीजिए, भाजक बराबर क्या लिखिए, भागफल बराबर भागफल गुने 14 और बराबर में क्या हो जाएगा शेषफल गुने 7। शेष गुने क्या कर लीजिए, शेष गुने 7 कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिए भागफल गुने 14 और बराबर लिखिएगा यहाँ से बराबर 34 गुने 7। कितने गुने 7, 34 गुने 7। तो भागफल बराबर क्या हो जाएगा 34 गुने 7/14 हो जाएगा। तो 7 दूना 14 और 17 दूना 34, 17 आ जाएंगे। अब भाजक बराबर निकाल लीजिए तो 34 गुने 17 करेंगे 238 आएगा। तो भाज्य बराबर फार्मूला होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो 238 आया था ना 34 में 7 से गुना करने से, तो 238 गुने 17 प्लस कितने कर देंगे 34। आ कितने जाएंगे आपका 40 46 प्लस 34 यानी 40 80 आएंगे जो विकल्प 2 में है। अगला प्रश्न पे चले, हो गया ना यहाँ। अगला प्रश्न है कि 32 वस्तुएं बेचकर एक दुकानदार 12 वस्तुएं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है। उसका लाभ प्रतिशत पूछा है। तो 32 वस्तुओं का एसपी, क्या 32 वस्तुओं का एसपी बराबर लिखेंगे हम क्या 32 वस्तुओं का सीपी और प्लस कर देंगे 12 वस्तुओं का एसपी। क्या 12 वस्तुओं का एसपी कर देंगे। ठीक है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और क्या था, पहले था 32 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस और 32 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस और 12 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 बटा क्या 32 माइनस 12 गुने 100 होगा ना। तो आपका आ कितने जाएंगे 12/20 और गुने 100 यानी 20 पंजे 100 और 12 पचे 60, कितने आ जाएंगे 60 यानी विकल्प 2 सही। अगला प्रश्न पे चले, प्रश्न कह रहा है कि 87
87 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति नाव द्वारा जलधारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है और उतनी ही दूरी जलधारा की दिशा में तय करता है। संपूर्ण यात्रा में उसके द्वारा लिया गया कुल समय 3.1/5 घंटे है। यदि जलधारा की चाल 5 किलोमीटर पर घंटा है तो कितने घंटे में वह व्यक्ति जलधारा की विपरीत दिशा में 144 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा? कितने किलोमीटर का? 144 किलोमीटर का। तो मान लीजिए कि शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x। ठीक है। धारा की चाल कितना है? धारा की चाल हो जाएगा आपका 5 किलोमीटर पर घंटा। अब अनुप्रवाह का चाल निकालेंगे तो x + 5 किलोमीटर पर घंटा। उधर प्रवाह का चाल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? उधर प्रवाह का चाल हो जाएगा x - 5 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, यहां से इतना चीज कॉपी पे लिख लिए होंगे। अगला स्टेप पे करेंगे 30/x + 5 और फिर प्लस करेंगे 30/x - 5 और बराबर करेंगे 16/15। ये जो 3 पूर्णांक 1/5 है ना, 5 या 15 और एक 16/5, यही वाला को करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? 16/5 आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसका सभी का एलसीएम करेंगे तो हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? पहले इसको अगले स्टेप पे लेकर चलते हैं, फिर आगे एलसीएम करेंगे। जैसे 30 इंटू क्या हो जाएगा? 1 बटा क्या हो जाएगा? x + 5 और प्लस का हो जाएगा x - 5, 1 बटा x - 5 और बराबर हो जाएगा 16/5। ठीक है, इसका एलसीएम करेंगे, होगा x + 5 इंटू हो जाएगा x - 5। तो यहाँ क्या होगा? x - 5 + x + 5 हो जाएगा और बराबर में लिख सकते हैं 16 बटा क्या? 16 बटा लिख लेंगे 5 × 30। क्या लिखेंगे? 5 × 30 लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं ना इसे। अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो क्या मिलेगा? सॉल्व कीजिएगा तो मिल जाएगा आपको 8/75। कितने मिलेंगे? 8/75। अब आइए इसको करते हैं तो 2x बटा x² - 25 बराबर क्या हो जाएगा? 8/75 होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ से कराएंगे, हमको क्या मिल जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ से 4x² - 75x - 100 और बराबर 0। इसे सॉल्व कीजिएगा, मिलेंगे x - 20 इंटू 4x + 5। इसका फैक्टराइज कर दीजिएगा तो 0 बराबर में 0। एक आएगा x बराबर 20 और एक आएगा नॉट इक्वल टू x बराबर कितना? माइनस का कितना हो जाएगा? 5/4 नॉट इक्वल टू। तो उधर प्रवाह का चाल क्या हो जाएगा? 20 - 5। क्या हो जाएगा? 20 - 5। उधर प्रवाह का चाल तो वो कितने जाएंगे? 15 किलोमीटर पर घंटा। अब उधर प्रवाह में 144 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा कुल समय तो 144/15 करेंगे। काटिएगा 9.6 घंटा आएगा जो विकल्प 1 में है। अगला प्रश्न पे चले, कह रहा है कि मान ले कि x 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे 4, 5, 6, 7 और 9 से विभाजित करने पर हर बार शेषफल 1 प्राप्त होता है। x के अंकों का योग क्या होगा? तो आप करेंगे 4, 5, 6, 7 और 9 का एलसीएम, मिलेंगे आपको 1260। ठीक है, तो हम 1260 में गुना करा देंगे 7 से। कितने से? 7 से और प्लस करा देंगे 1। ठीक है, तो हमें संख्या मिल जाएगा 8820 प्लस 1 यानी कि 8821। कितने? 8821 और यहाँ पे हो जाएगा बराबर में x। ठीक है, क्या हो जाएगा? बराबर में x हो जाएगा। तो हम अगले स्टेप पे इसको सॉल्व करेंगे अंकों का योग निकालकर। तो x बराबर कितना था आपका? 8821 था। अलग अलग जोड़ देंगे अंकों का योग, तो 8 + 8 + 2 + 1 जोड़िएगा, इस सभी को 19 आ जाएंगे। देखिए कौन से विकल्प में 19 है। 19 कौन से में है? तो विकल्प 2 में है। अगला है कि एक समान क्या है? एक समान साधारण ब्याज की वार्षिक प्रतिशत दर पर कोई धनराशि 5 वर्ष के बाद 13,880 और 8 वर्ष के बाद 16,776 हो जाती है। उसी दर पर 10,000 की धनराशि का 4.2/5 वर्षों का साधारण ब्याज रुपए में क्या होगा आपसे पूछा है। तो 3 वर्षों का साधारण ब्याज बराबर लिखिएगा 8 वर्षों के बाद मिश्रधन माइनस 5 वर्ष बाद मिश्रधन लिखिएगा।
कॉपी पे लिखिएगी 3 वर्षों का साधारण ब्याज बराबर 8 वर्ष का मिश्र धन और माइनस कीजिएगा 5 वर्ष का मिश्र धन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 16,776 माइनस 13,860 रुपये घटाएंगे, हमें मिलेगा 2,916 रुपये। कितने मिलेंगे? 2,916। तो 5 वर्षों का ब्याज निकालेंगे 2,916 से, तो 2,916 बटा 3 गुने 5, काट पीट में चाहिए 4860 आएंगे। कितने? 4860 आ जाएंगे। ठीक है, अगले स्टेप पे सॉल्व करेंगे। मूलधन बराबर करेंगे तो क्या होगा? मूलधन बराबर 13,860 माइनस 4860, कितने? 4860, यानी मिलेंगे आपको 9,000 रुपये। कितने मिल जाएंगे? 9,000 रुपये मिल जाएंगे। तो यहाँ से दर बराबर ब्याज गुने समय, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय होता है। तो करेंगे हम यहाँ से 48, क्या दर बराबर निकाल रहे हैं? 4860 गुने 100 और बटा में लिखेंगे 9,000। क्या लिखेंगे? 9,000 गुने 5, काट पीट में चाहिएगा 10.8% आएंगे। अब यहाँ से साधारण ब्याज निकाल दे, तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो यहाँ से क्या करेंगे? 10,000, ठीक है, 10,000 और यहाँ पे 10,000 हो गया ना? नहीं हुआ क्या? 10,000 नहीं हुआ, 1,000 था। 10,000 गुने 22 और गुने का क्या हो जाएगा? गुने का हो जाएगा 10.8 और बटा हो जाएगा कितना? 5 गुने 100। अब कहेंगे कि 22 कहाँ से आया? तो ये 4.2 बटा जो 5 था, इसको कीजिएगा तो 5 चौके 20 और 2 22 बटा 5 हुआ ना? 22 बटा 5 यहीं से आया। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिए, 4752 आएंगे जो विकल्प 2 में है। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है प्रश्न आपसे कि ए बी से 48% अधिक है तथा सी ए और बी के योग से 30% कम है। सी ए से कितने प्रतिशत दशमलव के एक स्थान तक शुद्ध मान अधिक है? तो मान लीजिए कि बी जो है, बी ये कितने है? 100 है। कितने हैं? 100। ए कितने हो जाएगा? 148। कितने? 148 हो जाएगा। ठीक है, तो सी बराबर लिखेंगे हम ए प्लस बी बराबर क्या? गुणे हो जाएगा 70 बटा 100। क्या हो जाएगा? 70 बटा 100। अब इसे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 248 गुणे 70 और बटा कितना? बटा का हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, ये ए था 100 और बी था, सॉरी ए था 148 और बी था 100, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 248 गुने 70 बटा 100 कर लेंगे। काट पीट में चाहिएगा, आ जाएंगे आपका 173.6। ठीक है, इस वाले पार्ट को काटिएगा तो आपको मिलेंगे 173.6 मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम प्रतिशत निकालेंगे तो 173.6 माइनस 0.6 माइनस क्या हो जाएगा? 148 बटा कितना? 148 और गुने का 100। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे हमें मिलेगा क्या? 25.6 गुने 100। ठीक है, और बटा में 148, काट पीट में चाहिएगा, मिलेंगे आपको 2560 बटा 148। अब इसे भी काटिएगा तो मिलेंगे 17.3 जो विकल्प 1 में है। आइए यहाँ से कंप्यूटर का प्रश्न करते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 2007 में एक मान्य फार्मूला नहीं है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सम ऐड। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सेवा का सबसे धीमा प्रकार है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डायल अप। क्या हो जाएगा? डायल अप। अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल सीट में एक्सेल एड्रेस किससे मिलकर बना होता है? तो इसका सही उत्तर होगा सेल के कॉलम और रो। अगला है कि MS वर्ड 2007 के डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक प्रविष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा Ctrl+K। आगे की ओर चले, कह रहा है कि अनिमवॉक्स लागू करने वाला पहला वेब ब्राउजर डैश था। तो इसका सही उत्तर होगा गूगल क्रोम। क्या हो जाएगा? गूगल क्रोम। अगला प्रश्न है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा फॉन्ट कलर। अगला है तालिका के कॉलम की चौड़ाई को बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जा सकता है? MS वर्ड है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शासक यानी रूलर। अगला प्रश्न पे चले,
प्रश्न कह रहा है कि ईमेल में अटैचमेंट जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस आइकन का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा पेपर क्लिप आइकन। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि एक सक्रिय सेल को वर्तमान रो पर पहले कॉलम में ले जाने यानी मूव करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा होम। इस सेशन का आखिरी प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न कह रहा है आपसे कि डैश MS वर्ड 2007 में ऑफिस बटन का एक मान्य विकल्प नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेजेंटेशन। क्या होगा? प्रेजेंटेशन। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो सेशन को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा और हर रोज़ मेरे साथ एक मॉक टेस्ट लगाइए ताकि आप एग्जाम्स में बेहतर स्कोर कर सके। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।